अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट हिना नियाजी और मेरे साथ हैं अजीम राना। और हम उम्मीद करते हैं आप जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। जिस हाल में रहें परवरदिगार का शुक्र अदा करें, अपने दिन का आगाज मुस्बत सोच के साथ करें। और हिना, आज हम प्रोग्राम का आगाज बहुत ही स्पीड में मुस्बत बात के साथ करेंगे। मुस्बत बात के साथ करेंगे और फ्रांसीसी फिलोसोफर और अदीब लारोश फूको की एक बहुत ही खूबसूरत बात है। उनका ये कहना है कि गुफ्तगू में एतमाद जहानत से ज्यादा अहम होता है। कि अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं और आपकी गुफ्तगू पे कोई एतमाद नहीं कर रहा या आपकी बात में वो वजन नहीं है, लोग आप पे एतमाद नहीं कर पा रहे, तो आपकी जहानत को कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं, बिल्कुल। हम जितना कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे, जितना बाएतमाद साउंड करेंगे, मेरे ख्याल से फिर जहानत के ऊपर कोई सवाल भी नहीं करता। क्योंकि बाएतमाद शख्स जो है वो वैसे भी सबको पसंद आता है, तो बाएतमाद रहना चाहिए। और जब गुफ्तगू करें तो हमें इस असूल को ज़रूर अपनाना चाहिए कि हमें बहुत ही कॉन्फिडेंट होके, बहुत ही बाएतमाद होके बात करनी चाहिए। क्योंकि जब हम गुफ्तगू करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें सुन रहे होते हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता। क्योंकि जो सामने लोग बैठे होते हैं, जब हम कोई ऐसी बात करते हैं जैसे आप लोग, अगर व्यूअर्स की हम बात करें, जब तक हम बाएतमाद होके बात नहीं करेंगे तो आप लोग कैसे सुनेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है। एक ऐसा आर्ट है जो कई लोगों में इतना कमाल किस्म का होता है और गलत भी बाएतमाद वो गलत बात भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं कि आप लोग मतलब जो सुनने वाले हैं, जो सामईन है, वो उनके पास और कोई रास्ता नहीं है बजाय कि वो इस बात को सेकंड करें, उस बात को बिलीव करें। अच्छा, फिर मैं एक और चीज़ भी यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, नो डाउट, लेकिन चंद एक मोटिवेशनल स्पीकर्स अजीम ऐसे भी होते हैं कि जिनकी बात में कोई मतलब वो कह रहे हैं वजन नहीं होता या कोई बात इतनी जबरदस्त नहीं कर रहे होते, लेकिन चूंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बहुत बाएतमाद होकर बात कर रहे होते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात तो नहीं कर रहे, जिनके पास सिर्फ यही बात होती है कि बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। और वो ऐसे एतमाद के साथ ये बातें कर रहे होंगे कि लोग ना बस बैठ के सुन रहे होंगे और लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहे होते हैं ऐसी पर्सनालिटी से। और अगर वही बातें हम गूगल खोल लें, हम इंटरनेट खोल लें, हम कोई कोटेशंस देख लें और हम खुद कहीं जाके लेक्चर दे दें, तो आई थिंक हम सब अपने आप में। मेरा तो ये मानना है कि क्या करना चाहिए ये बताना बहुत आसान है, लेकिन कैसे करना चाहिए ये मुश्किल है। और एक्चुअली मसाइल ही ये है कि भाई कैसे करना है, कैसे। अगर बिलीव इन योरसेल्फ वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो भी इंसान को पता, तो सभी को होता है कि यार अपने आप पर एतमाद करना है, लेकिन वो करना कैसे है, क्योंकि उन चीजों का ही मसला आ रहा होता है। आपका माइंड जो है वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता। अच्छा, ये बहुत इस पे माइंड का इम्पैक्ट है भाई, सारी माइंड गेम है। और माइंड गेम की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के माइंड में फिलहाल तो ये चल रहा होगा कि हमने फ्रांसीसी अदीब और फिलोसोफर का जिक्र किया, लारोश फूको का, तो वो है कौन? तो उनकी हिस्ट्री भी बताते हैं अपने नाज़रीन को इस हवाले से कि फ्रांसीसी अदीब और फिलोसोफर लारोश फूको 1613 में पेरिस में पैदा हुए। तालीम और तरबियत के बाद वो फौज में भर्ती हो गए और कई जंगी मार्कों में शामिल हुए। एक समाजी और तारीखी शख्सियत के तौर पर उनकी अहमियत फ्रांसीसी अदब में उनकी आला खिदमात हैं। जो उनकी तहरीरें हैं वो दिलचस्प हैं और अदबी खूबियों की हामिल हैं। उन्हें अपनी एपिक्यूरियन कहा जाता है, लेकिन उनकी जो तख़य्युलाती बसीरत है उसने किसी नज़रिए से वो मुंसलिक नहीं है और उनकी तहरीरों में तरतीब, तनू और बारीक बीनी पाई जाती है। उनका इंतकाल 17 मार्च 1680 को पेरिस में हुआ और बात उनकी बड़ी शानदार है। बात वही है कि जब आप गुफ्तगू करें तो कॉन्फिडेंस से भरपूर और बाएतमाद होकर गुफ्तगू करें, और जो आपका इमेज उस वक्त जा रहा होता है वही बता देता है कि आप कितने ज़हीन हैं। तो फिर उसके बाद आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं वाकई ज़हीन हूँ या नहीं। बहुत गहरी बात कर दी। आप मुझे बताएं, प्रेजेंटेशंस आप कैसी देते थे? अच्छी देते थे? बड़ी बेहतरीन, जबरदस्त। Really? आई एम श्योर, क्योंकि देखिए कुछ आता हो या ना आता हो वो अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस की गेम ऑन है भाई, कॉन्फिडेंस की गेम ऑन है। जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुल्क की सियासत सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है। और अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई के सुनामी में आवाम की ज़िंदगी का पहिया कैसे घूम रहा है। फिर अगर मईशत की बात करें तो उसके अदादो शुमार हमें क्या बता रहे हैं, आलमी हालात किन खतरात की निशानदेही कर रहे हैं और खेल के मैदानों में किसका परचम बुलंद है, इस पर डालते हैं एक नजर। एहतसाब की तलवार फिर हुई तैयार। अदालती फैसले के बाद आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ समेत मुतअद्दिद सियासी शख्सियात के अरबों करप्शन के केसेस दोबारा खुल गए। नैब अदालतों में पहुंच गया। इलेक्शन का इनकाद, मईशत, पूरा एतमाद, तेल और बिजली की कीमतों में इजाफे के झटके मईशत के लिए चैलेंज करार। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट में तवानाई और सरकारी इदारों में इस्लाहात पर तकरार।
उम्मीद है यकीन तक, पाक सरजमीन तक। नून लीग ने नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नया नारा लगा दिया। लीगी कायद के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए तैयारियां। शहबाज शरीफ की एक दिन पाकिस्तान में गुजारने के बाद फिर लंदन यात्रा। मरियम की भी रवानगी का इम्कान। पुराने चेहरे, नई जमात। मुल्क में नई सियासी जमात की बाज़गश्त। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के बाद खित्ता पोटोहार से नई जमात सामने आने का इम्कान। सोशल मीडिया पर चमगोइयां जारी। आदाब मजलिस नहीं तो बाहर निकल जाओ। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सदर के खिताब के दौरान शोर शराबा करने वाले इसराइली सफीर को सिक्योरिटी ने उठाकर बाहर फेंक दिया। इब्राहिम राइसी का कुरान मजीद उठाकर खिताब। स्टार पेसर शादी के बंधन में बंध गए। शाहीन शाह अफरीदी अनशा अफरीदी को ब्याह कर ले गए। वलीमा आज इस्लामाबाद में होगा। बेटी की रुखसती पर शाहिद अफरीदी का खूबसूरत शेर के जरिए जज्बात का इजहार। तस्वीर भी शेयर कर दी। तो जी, टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की और अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर शामिल करते हैं। मुल्क में इलेक्शन की बाज़गश्त है। सियासी टेम्परेचर बढ़ रहा है। नैब तरमीम से मुतल्लिक अदालती फैसले के बाद सियासी जमातों की दौड़ें लग गई हैं। नैब ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ समेत मुतअद्दिद सियासी शख्सियात के केसेस दोबारा खोल दिए हैं और अदालतों में अब नैब पहुंच गया है। दूसरी जानिब इतलात ये आ रही हैं कि शहबाज शरीफ एक दिन पाकिस्तान में गुजारने के बाद दोबारा लंदन की उड़ान भरने को तैयार हैं और जरा ये भी बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए खुसूसी पैगाम लेकर लंदन जा रहे हैं। मरियम नवाज का भी आज लंदन जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो भी अपनी सालगिरह मनाने के लिए दुबई जा रहे हैं। वो यहाँ 5 दिन गुजारेंगे और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अब सियासी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं खुर्शीद शाह, जिन्होंने कहा कि नून लीग को खुली वार्निंग हम दे रहे हैं कि वो समझ जाएं, तमाम दिन एक जैसे नहीं रहते, माहौल खराब नहीं करना चाहते। अगर हमारे हाथ खोल दिए गए तो फिर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो ये तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार रसूल बख्श रई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सर, अगर शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो लंदन वापसी पर जो है ना बहुत सारी तनकीद सामने आ रही है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो एक दिन के लिए पाकिस्तान आए हैं, फिर से वापस जा रहे हैं। और जब वो लंदन से वापस आ रहे थे तो उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। और सुनने में ये आ रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब के लिए कोई अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। मरियम नवाज भी उनके साथ जा रही हैं। तो ये लंदन में क्या खिचड़ी पक रही है? ये पक रही है खिचड़ी के आइंदा का जो सियासी नक्शा है जी, वो कौन मुरतब करेगा और जो मुरतब कर रहे हैं वो भी मेरे ख्याल में अब छुपे नहीं रहे। बात बिल्कुल सामने है। मेरा नहीं ख्याल है कि वो नक्शा मियां नवाज शरीफ ने बनाना है या आसिफ अली जरदारी ने या मौलाना साहब ने बनाना है। वो तो किसी की तरफ से तशरीफ लाए थे और फिर अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो चले गए। तो अब आइंदा के लिए भी कह रहे हैं कि हमें उसी नौकरी पर उसी तरीके से हमें बहाल कर दो। तो जो वो उसके लिए कहा तो यही जा रहा था कि उनके मंजूर नज़र वो रेवंड वाले ही हैं और इस तरह से लाड़काना वालों की तरफ से काफ़ी शिकायतों के अखबार पिछले चंद हफ्तों में आपने देखे होंगे अखबारों में जिस किस्म के बयान आ रहे थे। तो ये बातें उसी सिलसिले में हो रही हैं क्योंकि अवाम में जाने के लिए ये 13 जमाती इत्तेहाद वाले तैयार नहीं हैं और अभी तक उनको पूरा यकीन भी नहीं है कि जिनको ख़त्म करवाना था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं या उनकी सियासत हमेशा के लिए या जो मिटाने के लिए आए थे 16 माह में कि वो मिट जाएगी, उसके अभी आसार उनको सामने नजर नहीं आते। तो इसलिए जो आगे का नक्शा बनेगा या बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है वो पसे पर्दा ड्राइंग रूम में कुछ लोग बैठकर फैसला करेंगे कि जिस तरह वो किसी प्रोग्राम में कहते होते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति, तो इसी तरीके से रसूल बख्श रई साहब, आने वाला जो सियासी मंजरनामा है उस पर जिस तरह से अब डेवलपमेंट हो रही है और आपकी जो सियासी बसीरत है, आपका जो सियासी तज्जिया है, वो क्या कहता है सर? नवाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, वो वापस आ रहे हैं और क्या नून लीग कामयाब हो जाएगी पुरतपाक इस्तकबाल करने में जो 10 लाख बंदा वो गैदर करना चाहते हैं? पहले मैं आपको बता दूंगा जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें बसीरत काम आती ही नहीं है। तो अगर जो भी होती है अगर उसको आप इस्तेमाल करने की कोशिश भी करें तो आपको ऐसा लगता है कि
बिनाई के पर्दे छाए जा रहे हैं। तो खबरें यही आ रही थी और अभी तक भी मेरा ख्याल यही है कि वो नज़र इंतखाब मियां नवाज शरीफ पर ही पड़ी है और इसीलिए मेरा ख्याल है कि बिलावल जरदारी भुट्टो साहब काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं कि आखिर हम भी तो थे राहों में, तो हमारा क्या बना। तो ये अभी तक वही है। अब आगे का उन्होंने ये सोचना है कि तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह से होगा, कि दुनिया की तरफ से इस वक्त दबाव है पाकिस्तान के ऊपर कि इंतखाबात वक्त पे होने चाहिए, वक्त पर, और इसके साथ साथ ये है कि शफाफ होने चाहिए। बिल्कुल। कि अगर इंतखाबात के बारे में दुनिया एतराज़ करती है और इंतखाब नहीं होते और ये मामलात पाकिस्तान की मईशत के इस तरीके से चलते रहते हैं तो पाबंदियां भी लग सकती हैं पाकिस्तान के ऊपर। और यहाँ जो लोग अंदर हैं, जो लोग अंदर किए गए हैं, उनकी आवाज़ें यहाँ तो दबी हुई हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों में आवाज़ मिलाने वाले और या उनकी आवाज़ों को आगे ले जाने वाले दुनिया में हर जगह बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम मुश्किल में फंस जाएंगे। तो ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से वापसी का सफ़र करना है, सियासत में वापसी का। वैसे आने के लिए तो उनको ना देर लगती है, ना जाने के लिए देर लगती है। तो हम तो काफ़ी 2 साल से सुन रहे हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं। रसूल बख्श रईस साहब, आप जिस जानिब निशानदेही कर रहे हैं, इंतखाबात की ऑब्वियसली बात हो रही है कि एक प्रेशर भी इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ नई सियासी जमातें भी मंजर आम पर आ रही हैं। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी है, फिर इसके साथ PTI पार्लियामेंटेरियंस है और अब खिता पोटोहार से एक नई जमात की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। तो क्या लग रहा है कि सर ये एक हंग पार्लियामेंट ही नज़र आती है अगर इंतखाबात होते हैं, या कोई एक जमात मेजॉरिटी ले पाएगी? देखें, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पार्टी और मकबूल तरीन लीडर नज़र आते थे, वो इस वक्त तो बिल्कुल दबाव में हैं और जो उनका मुंतखब होने के काबिल लोग समझे जाते थे और जिनको पार्टी में शामिल किया गया था, वो तो बिल्कुल फसली बटेरों की तरह से उड़ के कहीं और चले गए हैं। तो जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल रही तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि कौन हुकूमत बनाएगा। और ये जो मुख्तलिफ धड़े सामने आ रहे हैं, तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रही है कि पंजाब में दोबारा से कदम जमाए, वो नहीं जमा सकेगी। और इस तरह से मुस्लिम लीग की जो ख्वाहिश थी या कोशिश थी, और जिसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे कि जो काबिल इंतखाब सियासी घराने हैं उनको इकट्ठा किया जाए, दोबारा से जोड़ा जाए, क्योंकि ये आवाम की सियासत नहीं हो रही, ये इंट्रा एलीट पॉलिटिक्स है पाकिस्तान के अंदर, हुक्मरानों के दरमियान में हो रही है। तो उनको इकट्ठे कैसा जोड़ना है। तो अगर ये सारे लोग अलग अलग से पार्टियां बन गई तो फिर जाहिर है कि उन पार्टियों में से ही कोई उठ के आ सकता है और रेवंड और लाड़काना वालों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद भी हो सकते हैं। अच्छा सर, हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है और खुर्शीद शाह ने नून लीग को खबरदार कर दिया कि अगर हमारे हाथ खोल दिए गए तो छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप क्या समझते हैं, ये अचानक से दोनों जमातों के दरमियान कशीदगी की क्या वजह है? पहले तो देखें ना कि खुर्शीद शाह साहब के हाथ किसी ने बांधे हुए हैं, ना उनकी जबान बंधी हुई है ना हाथ बंधे हुए हैं जी। वो तो देखेंगे कि जरदारी साहब उनको क्या इशारा करते हैं। उनके हाथ वहाँ पे बंधे हुए हैं, कोई और नहीं बांध सकता। लेकिन इशारे यही कर रहे हैं कि उनको शिकायत ये है कि जो निगरान कबीना है वो ऐसा ही लगता है कि नवाज शरीफ साहब की कबीना है। हमारे लोग बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं, और आइंदा का जो नक्शा है उसके बारे में उनको भी उसी किस्म के खदशात हैं जो किसी और को हो सकते हैं। अच्छा, रसूल बख्श रईस साहब ये भी जानना चाहते हैं कि नैब जो तरामीम की गई थी वो रोल बैक कर दी गई सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और अब जो तमाम केसेस हैं, जो बंद केसेस हैं, वो बहाल हो गए हैं और नैब दोबारा पहुंच चुका है अदालत में कि 500 मिलियन से कम के जो केसेस हैं वो दोबारा नैब के हवाले किए जाएं। तो अब मुश्किलात बढ़ती नजर आती हैं सियासतदानों के लिए जिन के केसेस जो थे वो बंद हुए थे। ये तो 10-10, 15-15 साल से केसेस चल रहे हैं। इनकी कौन सी मुश्किलात उनको सामने था। उनके पास पैसा है, वकील है, अदालतों में जाते रहेंगे, इस तरीके से चलता रहेगा और वो मुकदमात का फैसला तो होने नहीं देते। और वो फिर आप देखते हैं कि 20 साल के बाद कि जी इतना अरसा गुजर गया है, और होता ये है कि वो जो बेचारे वकील होते हैं वो भी फौत हो जाते हैं, जो गवाह होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं हुकूमत के महकमों से या फौत हो जाते हैं। फिर जब उनका दौर लगता है
तो फाइलें भी वहाँ से खिसकवा लेते हैं। तो ये एक पाकिस्तान की सियासत का ये इतना बड़ा अजीब घनौना सा खेल है जो दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं। किसी को आप पे, हम पे, अवाम पे तरस नहीं आता कि ये कहना ये बेगुनाह है। और उसमें काकड़ साहब भी शामिल हैं, इस वक्त के निगरान वजीर आला हैं, उनके कबीना के अराकीन भी शामिल हैं। तो होना तो ये चाहिए कि भाई हम मेरे खिलाफ इल्जामात हैं, बड़े संगीन किस्म के हैं, हमें हुकूमत में रहना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वो एक सफबंदी कर रहे हैं निगरान हुकूमत में निजकारी के हवाले से, मुझे खदशा है कि फिर वही खेल दोबारा खेला जाएगा और ये इस तरह के मामलात हमेशा के लिए चलते रहेंगे। ये होता ये है दुनिया में कि एक अगर केस लगता है तो उसके लिए वक्त मुकर्रर किया जाता है कि 6 हफ्ते के अंदर इसका फैसला हो जाएगा। यहाँ क्यों नहीं हो सकता? कौन नहीं करता? और अब अगर हम समझते हैं कि नई अदालत उज़्मा बनी है तो इन मामलात को देखना चाहिए कि लटकाया नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि इनमें से काफी लोग गलत तरीके से उनको फंसाया गया हो। दुरुस्त फरमा रहे हैं सर, आपके प्रॉपर जो ट्रांसपेरेंट तरीके से ट्रायल्स होने चाहिए और फेयर ट्रायल्स होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए ताकि जो मामलात हैं वो क्लियर हों, इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता दिखाई भी दे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और दिलचस्प खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बरतानिया के करीब एक जजीरा है जहां किसान ने 20 पाउंड वजनी प्याज काश्त किया है जिसे इंग्लैंड में मुनक्किदा फूलों की नुमाइश में पेश किया गया है और जहां मुंतजमीन ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा प्याज होने का आलमी रिकॉर्ड करार दिया है। फ्लावर शो के मुंतजमीन की जानिब से कहा गया है कि इससे कबल टोनी नामी एक काश्तकार थे जिन्होंने 2014 में हेरोगेट ऑटम फ्लावर शो में 18.68 वजन का प्याज काश्त किया था और ये प्याज कितना बड़ा प्याज होगा वो, और ये इसे यकीनन बड़ा नया आलमी रिकॉर्ड है। अब जो अभी का प्याज है ये हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा प्याज है जो इन्होंने उगाया है और इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए उन्होंने आज से 9 जो है वो एक तरीका हिना इजाद किया जिस तरीके से उन्होंने इसकी काश्त की और इतने बड़े साइज में ये प्याज बनाया। बिल्कुल। और अगर हम प्याज की बात करें तो हमारे खानों का एक बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट है और इसको इस्तेमाल किया जाता है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी। और खानों में अगर जायके की बात की जाए तो ऐड करता ही है, उसके अलावा इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में प्याज मदद देता है। रॉ फॉर्म में अगर खाया जाए ना, रॉ फॉर्म में कच्चा प्याज अगर आप खाएं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। अच्छा, फिर प्याज के बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज कर लेते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि आप इसको सॉल्ट से भर के प्याज खा लें, दैट इज रियली गुड। उसके अलावा इसमें कुदरती केमिकल्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बनाते हैं। उसके अलावा हमारे बॉडी में शुगर लेवल अक्सर लोगों का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अगर वो प्याज का इस्तेमाल करें, कच्चे प्याज का रॉ फॉर्म में इस्तेमाल करें, सैलेड की फॉर्म में इस्तेमाल करें, खाने के साथ अगर आप काट के खा लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में जो शक्कर की मिकदार है, जो शुगर की अमाउंट है, उसको कम करने में या बैलेंस करने में भी मदद देता है। प्याज नहीं, आई डू नॉट। नहीं, अच्छा, प्याज की सिर्फ वैसे खासियतें तो काफी ज्यादा बताई हैं, इसके जो फवायद हैं वो तो हमने इन डिटेल बताए। प्याज का जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो बस इसकी स्मेल है। अच्छा, उसका भी बहुत सारे लोग पंजेंसी है एंड इट हैज अ वेरी स्ट्रांग पंजेंट। दिस इज वन ऑफ द रीजंस आई डू नॉट लाइक टू ईट इट। अदरवाइज इसका टेस्ट अच्छा होता है, बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा तो होता है, लेकिन इसका भी एक टोटका मैं आपको बताती हूँ। आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव दिस इज, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने रॉ प्याज या उस तरह से खाया हो। जब मैं इवन अपना कोई बर्गर या सैलेड्स भी बनवाती हूँ या कहीं से आप जब खरीदने जाते हो आपको बने हुए सैलेड्स मिलते हैं तो उसमें आई अवॉइड कि उसमें मैं वो ऐड करूँ, अनियंस ऐड करूँ, प्याज मैं ऐड ही नहीं करवाती। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, उसकी पंजेंट स्मेल की वजह से। लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप प्याज खाने के बाद शहद का 1 चम्मच खा लेते हैं तो दिस इज रियली गुड, टेस्ट अच्छा हो जाता है, टेस्ट अच्छा हो जाता है। यस, या फिर आप उसको नींबू का मुझे टेस्ट इसका कभी बुरा नहीं लगा, टेस्ट प्याज का मुझे अच्छा ही लगा, वो लेकिन वो खत्म हो जाती है। एक और भी इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप प्याज का इस्तेमाल करने लगे हैं, बहुत सारे लोग हैं छिलका उतारते हैं, प्याज को धोते हैं और फौरन से उसका सैलेड बना लेते हैं। इसका सही इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप प्याज को काटें, उसको रिंग्स में काटने के बाद आप उसको एक बोल में सॉल्ट ऐड करके कुछ देर के लिए सोक करके रख दें। जब उसका उसको सोक करें फॉर 5 to 10 मिनट्स या मिनिमम 5 मिनट्स। आप उसको जब सोक करते हैं अच्छी तरह, जब आप उसको हाथ से धोते हैं
तो जो उसकी पंजेंट टेस्ट वाला वो जो भी स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है उसमें नमक और वो पानी में। उसके ऊपर आप वैसे है ना, हम लोगों ने प्याज के फवायद भी बताए और इसकी स्मेल किस तरह से खत्म हो खत्म सकती किया, ये भी बता है, ये दिया। टोटका भी आपने बताया। तो तो दूसरी जानिब टेक्नोलॉजी की हम करेंगे बात, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कितना दिलचस्प है ये कि वहाँ पर जो किसान है उनको भी इनोवेशन के लिए इतना मार्जिन है, इतना उनको चांस दिया जा रहा है कि इस तरह के जो इवेंट्स है उनका इनकाद किया जा रहा है कि आप सिर्फ काश्तकारी करके एक बोरिंग लाइफस्टाइल नहीं गुजारें, आप उसमें इनोवेशन लेके आए, आप एंजॉय करें और फेस्टिवल है, फेस्टिविटी को सेलिब्रेट किया जा रहा है और वो अपनी अपनी इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और फिर कुछ अच्छा हो रहा है तो पूरी दुनिया में उनकी जो है ना वो एक अच्छा इमेज, पॉजिटिव इमेज, सॉफ्ट इमेज जा रहा है। जबकि हम अपने अगर मुल्क की बात करें तो यहाँ तो हम पेट्रोल को पकड़ के ही रोते रहते हैं और सारा दिन यही बोलते रहते हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो गया है, गाड़ियों में फ्यूल नहीं है डलवाने के लिए, तो हमारे मुल्क के मसाइल बहुत ज्यादा हैं। होता है कि कई बार तजुर्बे करते करते कोई ऐसी चीज भी इजाद कर लेता है इंसान के जो काफी फायदेमंद हो जाती है। और हमारी एग्रेरियन सोसाइटी है तो यहाँ पे भी ऐसे मुकाबले होने चाहिए, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए जहाँ पर ये मार्जिन दिया जाए किसानों को कि वो इनोवेशन करें, वो अपनी जो फसलें हैं उसकी काश्तकारी का कोई नया तरीका बना लें, कोई नया सीड पैदा करें, कोई नए तरीके से, जिस तरह से अनयूजुअल किस्म का एक इतना बड़े साइज का प्याज है वो बना लें। अच्छा, हमारे यहाँ होम किचन गार्डन की अगर हम बात करें तो उसका भी अभी तक उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत कम घर ऐसे हैं जहाँ पर किचन गार्डन का अजीम कॉन्सेप्ट है। अगर हम अपने घर की ही सिर्फ बात करें और हम महंगाई को, तो जाहिर बात है महंगाई, आप लोग हम सब बुरी तरह अफेक्टेड हैं इस महंगाई से, लेकिन अगर हम इस चीज़ को अपने घर से शुरू करें, बच्चों में हम गार्डनिंग का शौक वो करें, सीड्स देकर आएं, घरों में गमलों में हम उगाएं, फिर मेगा लेवल पर भी हुकूमत को इस तरह की फेस्टिविटीज़ का, फेस्टिवल्स का इनेकाद करना चाहिए जहां हम आर्ट्स एंड कल्चर को प्रमोट करते हैं, वहीं पर हमें एग्रीकल्चर के फरोग के लिए भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट करना जरूरी है। बड़ा और खबर अगर अच्छी है तो हमारे साथ शेयर बहुत जबरदस्त खबर है, अहम खबर है कि अब डीएनए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। कंप्यूटिंग की दुनिया में डीएनए कंप्यूटर एक ऐसी नई जहत है जिसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और डीएनए की मदद से हार्डवेयर तैयार किया जाता है और डीएनए खुद को सर्किट्स में जमा करके कंप्यूटिंग अंजाम देते हैं। चीन की शंघाई जियाओटिंग यूनिवर्सिटी में पी वोंग और उनके साथी के जो अमली तजुर्बे में ये साबित हुआ है कि एक माया कंप्यूटर डीएनए के स्ट्रैंड्स का इस्तेमाल करते हुए 100 बिलियन से ज्यादा मुख्तलिफ सादा प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। जब आप रिवायती डिजिटल कंप्यूटर पर कमांड दाखिल करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को सिलिकॉन चिप पर मखसूस रास्ते से गुजरने की हिदायत करता है। ये सर्किट कॉन्फ़िगरेशंस पर हर एक मुख्तलिफ रियाजियाती ऑपरेशन से मुताबिकत रखती है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से बने कंप्यूटर में डीएनए मॉलिक्यूलर तारों के तौर पर काम करते हैं और इन तारों को मखसूस तरीकों से तरतीब देने की हिदायत करते हैं, जिससे वर्सटाइल बायोलॉजिकल कंप्यूटर सर्किट्स बन जाता है। वैसे तो बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में ये सारा कुछ जो है बताया गया है। सोच रही हूँ कि आपने इतनी मुश्किल टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करके भी हैट्स ऑफ टू योर इंटेलिजेंस टू, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम दिमाग का इस्तेमाल करके बोलते हैं। तो अजीम, ये इतनी जो टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल किए हैं, तो इसका क्रक्स अगर आप हमें बता दें। इसका क्रक्स जो है दरिया को कूजे में बंद करना, दरिया को कूजे में बंद करने के लिए मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो अब सब वाकिफ हैं कि एआई जो है वो किस लेवल पर पहुंच चुकी है जी। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है, बल्कि हमारे जो कई बड़े दानिश्वर हैं और कई किताबों में वो चीजें दे चुके हैं कि अब आने वाले दिनों में कंप्यूटर एक इस लेवल तक लेके जाने वाले हैं कि वो खुदकार हो सकता है, जो खुद से सोचने की और खुद से डिसीजन लेने की जो सलाहियत है वो भी कंप्यूटर तक आ सकती है। बिल्कुल। तो अगर हम चैट बॉट्स की बात करें तो यही तो हो रहा है। वो आपकी इंटेलिजेंस, आप अपनी अब इंटेलिजेंस को महफूज रख सकते हैं। आप अगर जंग लगाने का आप चाहते हैं कि उसको जंग लग जाए तो आप बिल्कुल चैट बॉट्स पे रिलाई करना शुरू कर दें और हर एक चीज का सोल्यूशन अब चैट बॉट से पूछें। एक किताब भी मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि अगर हमारे देखने वाले भी पढ़ना चाहें इस बारे में कि क्या मुस्तकबिल ये इसका प्रेडिक्ट किया जा रहा है, तो युवल नोआ हरारी जो कि एक राइटर हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं, उनकी किताब है 21 लेसन्स फ्रॉम 21st सेंचुरी। ओके, इट्स अमेजिंग बुक, आप जरूर पढ़ें। और उसके अंदर इसी चीज को बड़ा ही आसान अल्फाज में डिस्क्राइब किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बड़ा फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। और उसमें ये भी एक चैप्टर है जिसको बड़ा इन डिटेल बताया गया है। और हमें प्रोड्यूसर साहब बार-बार ब्रेक का कह रहे हैं जी। सॉरी नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे टैलेंट की। तो पाक सरजमीन बड़ी जरखेज है और पाकिस्तानी नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी में किसी से कम नहीं है। दुनिया में अपनी सलाहियतों के झंडे गाड़ रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं।
आज हमारे साथ एक और बहुत ही टैलेंटेड नौजवान जो है वो मौजूद हैं। इंजीनियर हसन रजा खोकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने जदीद तरीन फायर फाइटर रोबोट बनाया है। ये ऑटोमेटिक प्रॉब है जो सेंसर की मदद से खुद आग की निशानदेही करता है और फिर उसे बुझाता है। और इस इजादात की वजह से सोशल मीडिया पर भी जो है ना और भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें जो है ना वो बनाई हैं, उनके बारे में बात भी करते हैं और इनकी इनोवेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो सोशल मीडिया पर इनके चर्चे हो रहे हैं, इंटरनेशनली भी इनको भरपूर सराहा जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? इंजीनियर साहब, बेहतरीन। हसन, पहले तो ये बताएं, वैसे हम आपके सेगमेंट को स्टार्ट करने से पहले दिखा रहे थे अपने नाजरीन को कि दुनिया में किस किस तरह से टेक्नोलॉजिकल जो एवोल्यूशन है वो हो रही है, तो पाकिस्तान वाकई किसी से कम नहीं है। आपको ये आइडिया कैसे आया कि एक फायर फाइटर रोबोट तैयार करना चाहिए? आइडिया बेसिकली मैं लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी का एक कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे स्टूडेंट हूँ अच्छा, और मेरा ये वहाँ पे है था फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट सही से। कि जिसमें वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वहाँ पे हमने कहा जी बना के देना होता है। वो सॉफ्टवेयर बना लें, वेबसाइट बना लें। मैंने वहाँ पे सोचा कि चीज़ ये कह लें हमें ऐसी बनानी चाहिए जो कल को हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए काम आए और नाम हो एक तो मेरा और दूसरा जो मेरे पाकिस्तान का नाम। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपका जो प्रोजेक्ट था, ये जो आपने रोबोट बनाया, इसको बनाने में आपको कितना वक्त लगा? और फिर अगर हम अखराजात की बात करें तो क्या महंगा रोबोट है ये? महंगा रोबोट ये कह लें इसलिए, ये तो भी छोटा सा किसका मॉडल है। इस पे मेरा आ गया अप्रोक्सीमेटली 70 के इसकी 70,000। जी। तो ये 70,000 कहीं आग बुझाने के काम आ सकता है? बिकॉज़ दिस इज वेरी मिनी। जी आ सकता है, ये बिल्कुल आ सकता है। अच्छा, वैसे हसन ये प्रोटोटाइप है, अभी इसमें मजीद मॉडिफिकेशन करके इसे प्रॉपर आप एक शक्ल देंगे जी, बिल्कुल। जो एक फाइन इसकी लुक बनेगी। जी। तो हमारे नाज़रीन को बताएं जरा ये कैसे काम करता है, कैसे चलता है और ये कितना कारआमद है आग बुझाने में? ये ना जी बेसिकली देखें, एक आदमी है फॉर एग्जांपल कि फायर फाइटर है, उसका काम क्या होता है? उसने जाना है, उसने आग को जाके उसने वहाँ पे जाके कहेंगे टैकल करना है। हाँ जी। इसका काम ये, इसने आग को फैलाने से क्या करना है, इसने वहाँ पे रोकना है आग को। अच्छा। और ये ऑन द स्पॉट, ऑन द सिचुएशन ये वहाँ पे इसकी कह रहे हैं जी मौजूदगी होगी। सही। और उससे ये होगा कि ये इसके दो हैं मोड्स। ये जो है इसका, ये यहाँ पे इसका सिक्योरिटी का सिस्टम है। ये यहाँ पे एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे कैमरा है, जिसमें अभी फिलहाल के तौर पर तो खाली कह रहे हैं जी मेरा ही फेस यहाँ पे इनरोल है कि सिर्फ मैं ही इसको यहाँ पे अनलॉक कह रहे हैं कर सकता हूँ, और जिसको मैं यहाँ पे एक्सेस दूंगा वो इसको सिर्फ यहाँ पे अनलॉक कर सके। दूसरा सिर्फ मैं इस पे एक पे ही नहीं रहा कि बस ठीक है फेस हो गया जी, खैर कोई मसला नहीं। मैं फिर इस पे अपना यहाँ पे फिंगरप्रिंट फिर मैंने दिया, यानी कि दोनों में से अगर कोई एक भी चीज़ वहाँ पे रॉन्ग होगी इनरोल, तो ये वहाँ पे अनलॉक जबरदस्त। और वीडियो नहीं हो स्क्रीन्स सकता। पर हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं आपके रोबोट की कि किस तरह से वो आग बुझाने में कारआमद साबित हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनली भी अब आपको लोग बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं और ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है, तो क्या कोई इंटरनेशनल ऑफर्स आई हैं किसी इंजीनियरिंग फर्म से, किसी ने आपको दावत दी हो या कोई इस फॉर्मूला पे बात करने के लिए कुछ भी? इंटरनेशनल एक जगह पे ये शॉर्टलिस्टेड हो गया जहाँ से इसकी मुझे फंडिंग वगैरह आ रही है, वहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हो गया और इंशाल्लाह वो विद इन 2 या 3 मंथ्स वो आ जाएगी फंड। अच्छा हसन, हम लोग जो वीडियो में देख रहे हैं वो तो ऑब्वियसली जैसे कि अभी हमने अपने नाज़रीन को भी बताया कि जस्ट अ प्रोटोटाइप, ये तो भी आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये मशीन काम इस तरह से करेगी, तो इसको किसी बड़ी सतह पर लेके जाने का प्लान है? कोई बड़ा मॉडल आप बनाएंगे? जी, मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली जो सी इसकी स्ट्रेटजी है ना, सेम टू सेम यही है। यही होंगे वहाँ पे कहें जी, ये जो आपको यहाँ पे नज़र है यही होंगे वहाँ पे कहें फ्लेम सेंसर। ई-ट्रॉन में जोन सी वो वहाँ पे ई पार्किंग के लिए जो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सेम ये वो सेंसर है। ऑब्स्टैकल डिटेक्ट सेम ये होंगे यूज़, बस जस्ट ये इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा क्या लेंगे लार्ज हो जाएगा। ये जो सी इसकी वो मोटर्स हैं ये थोड़ी सी वहाँ पे बड़ी हो जाएगी, लार्ज हो जाएंगी। इसकी सेफ्टी के लिए इसकी कहनी बॉडी आ जाएगी और ये सब इसके लिए होगा। अच्छा, थोड़ा बाकी हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि जब खुदा ना खास्ता कहीं आग लगती है और उस आग की शिद्दत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली कोई बंदा फायर फाइटर खुद नहीं घुसता, वो रिस्क नहीं लेते अंदर जाने का, तो वहाँ पर ये चीज़ फिर काम आएगी और ये खुद आग के अंदर घुस जाएगा पूरा रोबोट। बेसिकली मेरा जो सा मेन था ना जी मोटिव, वो मेरा यही था कि
फायर फाइटर की जो ज़िंदगी है ना उसको मैंने महफूज कर। सेव करना है, क्योंकि वो हमारे क्या है, वो हमारे हैं मुहाफिज मुहाफिज, हैं। और फिर उनकी जान का कौन है मुहाफिज, उनकी जान के लिए तो हमें सोचना चाहिए ना। तो बेसिकली जी मैंने ये उनके लिए सोचा। जबरदस्त। अच्छा हसन, अगर हम इस फायर फाइटर रोबोट की बात करें तो ये एक एप्लीकेशन की मदद से भी काम जी। करता है। तो जिस एरिया में इंटरनेट की सहूलत नहीं हो और खुदा ना खास्ता वहां पर आग लग जाए तो फिर हाउ विल दिस वर्क? ये आपने बहुत ही अच्छा जी क्वेश्चन किया कि मैंने इसको और भी अपने इंटरव्यूज में किया, उनको मैंने वहाँ पे क्लियर किया कि फ़िलहाल ये तो भी क्या वाईफाई के थ्रू चल रहा है। GSM एक आता है मॉड्यूल, वो जी। वहाँ पे चलता है 2G या 1G पे, हाँ जी, जिसको हम कहते हैं H+ में। जी H+ में ये होता है हम जस्ट अपने कह रहे हैं मैसेजेस इन फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो जो सी मेरी यहाँ पे होंगी, इसको इंस्ट्रक्शन वो होंगी थ्रू ओनली ऑन एंड द मैसेजेस। तो इसके थ्रू मैंने अभी ये सोचा हुआ है, बट उसकी कॉस्ट ही इतनी है, वो चाइना से होगा इंपोर्ट, वो क्या नहीं पाकिस्तान में वो जी। यहाँ पे वो नहीं बन रहा अभी। अच्छा हसन, ये अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें और इसकी शेप देखें तो ये ग्राउंड फ्लोर पर ही प्रॉबेबली ऐसे। काम करेगा। खुदा ना खास्ता 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर पर अगर आग लग जाती है तो फिर क्या ये कुछ इसका काम जी, फिर आ भी सकता है? किस तरह से उसका काम ये करेगा? मैंने यहाँ पे सोचा हुआ कि इसकी सेम यहाँ पे ये जो ऐसी है ना लेयर, जी। ये एक इसके ऊपर आ जाएगी लेयर, उसके ऊपर इसके होंगे ड्रोन्स के फैन, अच्छा। और इसके 3 मोड्स ऐड हो जाएंगे, यानी कि ठीक ये ऑन दी फ्लोर भी काम करेगा एंड ऑन दी एयर भी काम करेगा। अच्छा, इसको अभी यही ना लगा हेलीकॉप्टर भी drone। बन जाएगा। हाँ जी, जी। हेलीकॉप्टर भी, और ड्रोन्स शायद इसलिए नहीं है कि अभी बजट का क्या जी, कोई जी। इशू था, फंड्स जी। का इशू की जी। वजह से। ओके, जबरदस्त। तो आप हुकूमत पाकिस्तान या कोई और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी जिससे आपने कोशिश की हो या उन्होंने कोशिश की हो आपसे कांटेक्ट के लिए कि इसको कोलैबोरेट करके कोई वाकई कोई मज़े वाली चीज़ में कन्वर्ट करके कोई बड़ी चीज़ इनोवेट करते हैं? यानी जी इग्नाइट यूनिवर्सिटी है अभी एक हमारे पाकिस्तान की जो सी में है मिनिस्ट्री ऑफ IT में आती है, सही सही। वहाँ भी मेरा ये शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। अच्छा, और अच्छा। उन्होंने भी फंडिंग का किया, वो जैसी आती है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आएगी। अच्छा हसन, इसकी आग बुझाने की रेंज कितनी है और कहाँ पर इसके सेंसर्स काम करेंगे? कितना फासला होना चाहिए एप्लीकेशंस और इसके सेंसर्स का? और वैसे एक और चीज इस हिना के जी। क्वेश्चन में ऐड करना चाहता हूँ कि कई दफा आग की शिद्दत इतनी ज्यादा हाँ होती है, जी। तो ये किस मटेरियल का बना हुआ है कि ये बच जाएगा, खुद महफूज रहेगा ये? ये Exactly। फिलहाल तो अभी इसकी जो सी ये है ना, ये वाली जो सी बॉडी इसकी, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं भी चैसी, ये इसकी अभी तो फिलहाल कहें यहाँ पे प्लास्टिक की है, जो कि मैंने अभी सोचा हुआ, उसको मैंने कहा है कि मैं इसको बनाऊंगा स्टेनलेस। स्टील Steel, की मेटालिक बॉडी जी होगी जी, इसकी। इसकी होगी अच्छा, वो- मेटालिक वो बॉडी। बचा रहता है आग में। उसको उसके अंदर वहाँ पे लगते हैं हीट्स, क्या है सिंकर, अच्छा सिंकर। हीट सिंकर जो से हमारे फ़ोन की बैटरीज में होते हैं, जो हमारे फ़ोन को हीट अप नहीं होने देते, जिसके उसकी बॉडी की जो सी होगी इनर लेयर, उसमें सारे वो होंगे वहाँ पे हीट सिंकर्स, जो कि बाहर की हीट को क्या करेंगे वहाँ पे अब्जॉर्ब। इसका Absorb जस्ट कर एंड जस्ट ये एक क्या है पाइप जो इसकी होगी नोजल, वो होगी बाहर, एंड इसकी पूरी की पूरी बॉडी वहाँ पे सेव होगी, और ये covered जिसकी होगा। वजह से जी। ये तो एक हमें कह लें कि एक फॉर्मूला है। अच्छा, रेंज के बारे में भी जल्दी से बता दें। रेंज इसकी जो अभी फिलहाल है वो है 1 से लेके कुछ 1.5 फुट तक। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन हसन। रज़ाक खुकर। आपने सुनो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। Thank और you, वैसे thank हमारा ये जो सेगमेंट है, हम इस सेगमेंट में हमेशा से कोशिश करते हैं कि हमारे मुल्क में जितना भी एक नया उभरता यंग टैलेंट है उससे हम मुतारिफ कराएं अपनी आवाम के साथ, और लोग भी देखें कि कितनी ज़रखेज़ है ये मिट्टी। यहाँ पर भी किसी किस्म के टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस हमें चाहिए राइट अप्रोच, राइट इन्वायरमेंट और राइट सपोर्ट। ये और 2-3 हमारे नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन्स पर आ रहे हैं इस वक्त। जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में भी कोई हिडन टैलेंट है और आप भी सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमसे राब्ता करें। अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और आज हम बात करेंगे बड़े सगीर की नामवर गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां के बारे में, जिनकी 97वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। और इस हवाले से हमारी टीम ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, अपने बिल्कुल। नाजरीन को वो दिखाते हैं। और वो रिपोर्ट दिखाने से पहले हम अपने नाजरीन को ये भी बताएं कि रिपोर्ट के बाद हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आज के दिन की मुनासबत से मौजूद होंगी। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मलका तरन्नुम नूरजहां की साहिबजादी नाजिया एजाज साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान मैम।
आप एक ऐसी गुलकारा की बेटी हैं जिनकी पूरी दुनिया मद्दाह है, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। इट इज सच अ स्पेशल डे और आप लोगों की दावत मिली तो आई रियली वांटेड टू जॉइन इन। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट एंड आई एम प्रिविलेज्ड। और आप यकीन मानो कि उनके जाने के इतने साल बाद भी हम जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे कोई सुनता है कि हम कौन हैं, मैं हम कह रही हूँ क्योंकि मेरी बहनें और मैं, हाँ जी, बिल्कुल। या हमारे औलाद भी, जहाँ पे माँ का नाम आता है, डोर्स ओपन फॉर अस। लोग इतने प्यार से, खुलूस से हमें मिलते हैं, अभी तक उनकी इतनी इज्जत करते हैं, उनको इतना प्यार करते हैं। देख ले, उनके जाने के 23 साल बाद हम उनकी सालगिरह मना रहे हैं। नाज़िया एजाज साहिबा, आज चूंकि जो पूरा पाकिस्तान है, ऑब्वियसली सभी मद्दाह हैं मैडम नूरजहां के, वो सब उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी फैमिली और बिलखसूस उनकी साहबजादी किस तरह से उनका बर्थडे मनाती है। जी, शी इज नेवर अवे फ्रॉम मी, तो मुझे किसी खास दिन की जरूरत नहीं है उनको सेलिब्रेट करने के लिए। वो मेरी जिंदगी का, मेरे काम का बहुत हद तक एक हिस्सा है। तो आई वॉज वेरी क्लोज टू हर। मैं उनकी सबसे छोटी बेटी हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया है एंड शी वॉज मेरे लिए हमेशा लार्जर देन लाइफ मदर रही हैं। शायद उन्होंने कोई सख्ती की हो किसी और बच्चे के साथ, मेरे साथ कभी नहीं की। अरे वाह, मुझे सिर्फ बहुत 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 ज्यादा प्यार दिया उन्होंने। सो दैट कनेक्शन दैट वी हैड, प्लस वो तो खैर बहुत ही ग्रेट आर्टिस्ट है, आई एम ऑल्सो एन आर्टिस्ट। तो मेरे जो इंटरेस्ट थे वो उनके साथ मैच करते थे। हम दोनों को पोइट्री का शौक था, मुझे आर्ट का शौक था। सो विद द क्रिएटिविटी आई फाइंड कि वो मेरे लिए कॉन्स्टेंट एक इंस्पिरेशन है। उनका वर्क एथिक, उनकी, क्योंकि क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव प्रैक्टिस होती है वो किसी भी डिसिप्लिन में हो, मोर और लेस सेम होती है। जिस तरह आप अपनी क्रिएटिविटी को एंगेज करते हैं या उसका इजहार करते हैं, तो वो मेरे लिए वो मेरे काम का इतना बड़ा हिस्सा है, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा है। मगर मैं अपनी बहनों को मिलने जाऊंगी। यहाँ नहीं, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में भी रहती थी, मेरी माँ की जब बर्थडे होती, हर बहन का एक एक करके, या अगर मुझे माँ ज्यादा याद आ रही होती, इनवेरिएबली सब बहनों का मुझे फोन आ जाता था उस दिन। आपने एक्चुअली इतना इमोशनल वीडियो वो चला दिया है शुरू में कि मुझसे तो बात ही नहीं हो रही है। जी मैम, हम अंडरस्टैंड कर वेरी सकते हैं। डिफिकल्ट कि आप पहले किसी को पूरा इमोशनल करने वाला वीडियो दिखा दें और फिर कह जी अब इंटरव्यू दें आप। नाज़िया साहिबा, वैसे मैडम नूरजहां की शख्सियत ऐसी है और उनके साथ एसोसिएशन अवाम की उनसियत ऐसी है कि सभी इमोशनल हो जाते हैं और फिर उनके गायक गीत जो हैं वो भी एवरग्रीन है। तो उनकी आवाज, हाँ जी, बेशक। जी बिल्कुल, उनकी आवाज़। और मैं और मेरी जो को होस्ट हैं हिना, हम लोग भी ये बात कर रहे थे कि अब जब ये पैकेज चल रहा था और हम लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि उनका कौन सा गीत है जो फेवरेट है, और उस पर बात कर रहे थे हम। बात कर रहे थे, बिल्कुल। अच्छा मैम, हम ये भी जानना चाहेंगे, जब मैडम अपनी जिंदगी में किस तरह से, जब वो हयात थी तो किस तरह से वो बर्थडे सेलिब्रेट करती थी बच्चों के साथ, आप लोगों के साथ, किस तरह से? बस हम लोग सारे इकट्ठे हो जाते थे। एक दफा हमें स्टूडियो जाने की इजाजत नहीं होती थी, और मुझे याद है एक दफा हुमा जी ने ऑर्गेनाइज किया था और हम सब केक लेके माँ के लिए गए थे। उनकी रिकॉर्डिंग थी उस दिन, तो उनको सरप्राइज दिया था। हम सब वहाँ पे पहुंच गए थे, हम बहनें। हुमा जी हमें लेके वहाँ पहुंच गई थी और हम लोग इतने एक्साइटेड थे कि हम स्टूडियो जा रहे हैं, क्योंकि माँ बहुत सख्त थी इस मामले में, हम लोगों को स्टूडियो नहीं आने देती थी। तो एक दफा हम लोगों ने ऐसा किया, पर हम सब फैमिली जमा हो जाती थी। हम सब में बर्थडेज आर वेरी बिग। माँ और अब्बा, हम बोर्डिंग स्कूल में होते थे, मगर माँ और अब्बा हमारी बर्थडे के लिए जरूर आते थे, और हमारी बर्थडे पे कुछ 3 क्लासेस को इनवाइट किया जाता था बर्थडेज पर। सो इट्स they made a big deal. So हमने हमेशा सेलिब्रेट किया, हम बहन भाई इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करते थे। माँ की लास्ट बर्थडे कराची में की थी, जिसपे we invited a lot of her friends from Lahore. So a number of people, फरीदा जी और भी बहुत से दोस्त लाहौर से आए थे, और हम सब ने यहाँ मिलकर इकट्ठे मनाई थी उनकी बर्थडे कराची में, क्योंकि वो लाहौर नहीं जा सकती थी उस वक्त। So yeah. नाज़िया साहिबा, वैसे सियासत में एक टर्म को यूज़ किया जाता है जी कि एवरीबॉडी इज इक्वल बट सम आर मोर इक्वल। तो आप लोग जब बच्चे थे तो ऑब्वियसली माओ के लिए सभी बच्चे प्यारे होते हैं, कोई एक बच्चा ऐसा होता है जिससे ज़्यादा प्यार होता है और वो सबसे पहले नंबर पर होता है। तो आई एम श्योर चूंकि आप सबसे छोटी थी तो आप शायद वही बच्चा है। मैं तो यही कहूंगी कि मैं थी। और या बहुत ज्यादती कर रहे हैं मुझसे ये सवाल पूछ के, क्योंकि मेरी बहनें इस वक्त मौजूद नहीं है। देखो तो किल मी।
बट ऑफ कोर्स हर बच्चे को तो यही लगता है ना कि मैं ही सबसे स्पेशल थी, Special हूँ, बट शी बिल्कुल। ऑलवेज डिड ट्रीट मी वेरी स्पेशल। मुझे बहुत ज्यादा, वो मुझे बुलाती थी, पंजाबी में कहते हैं टिडकड़ोड़ी, जी वो जो खुरचन होती है ना चावलों की, उनको हाँ बहुत जी, हाँ जी, पसंद थी, बिल्कुल। तो वो मुझे बुलाती थी टिडकड़ोड़ा। जी 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 So she used to refer to me as that, या वो मुझे बुलाती थी दादी जान, जी दादी दादी जान जान, because या छोटे होते I was quite precocious, दादी जान। जी जी। अच्छा नाजिया जी, आपका अपना क्लोथिंग, आपकी लाइन भी है, बहुत ज़बरदस्त आपका ब्रांड भी है, फिर आपने मैडम के बहुत सारे पोर्ट्रेट्स भी बनाए, तो उनके हवाले से भी हमारे देखने वालों को कुछ बताइए। जी 2019 में मैंने शो लगाया था यहाँ कराची कैनवस गैलरी में, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद तंजारा पे माँ से रिलेटेड। आई थिंक उनके जाने के बाद वो जो 18 साल गुजरे, वो 18 साल मुझे लगे उन पे काम करने के लिए, बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर वो सो क्लोज टू माई हार्ट कि उसके ऊपर काम करना थोड़ा मुश्किल था। बट मैंने वो पेंटिंग्स लगाई, और अभी मुझे लगा कि मैंने तो ये काम शुरू ही किए और मेरी डेडलाइन आ गई और मुझे काम लगाना पड़ा। So inshallah in the future also I hope to do some more work on her. मैंने साल पहले आइडिया आया तो मैंने माँ के नाम से ही एक ब्रांड लॉन्च किया है। It's called नूरजहान बाय नाज़िया, जी। और मैंने माँ का ऑटोग्राफ जो होता था सिग्नेचर, दैट इज माय लोगो, और बस उनकी दुआओं के साथ ये स्टार्ट किया है। उनकी जो सेंस ऑफ ड्रेसिंग थी वाज वेरी क्लासिक एंड also glamorous. So my first line is very classic. ये मैंने पहने हुए भी हैं कपड़े. They're very simple, solid colors, and the kind of clothes I wear because I work as well. And So you जो look चीज़ very comfortable हो, pretty, मगर देखने माशाल्लाह, में बहुत अच्छी gorgeous, लगे। very elegant, बहुत अच्छी आप भी लग रही हैं, और हमें आप में भी मैडम नूरजहां की वो Thank झलक you, दिखाई दे रही है, जिस तरह से उनका स्टाइल बड़ा यूनिक था, बड़ा ग्लैमरस था। काश 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 के मैं माँ जैसी दिखती और भी दिखती, बट या सो स्टाइल इज इंस्पायर्ड बाय हर, brand is inspired by her, so that's a line Yeah. of clothing that I'm doing. Please check it out. I think you'd like the clothes. इंशाल्लाह। नाज़िया साहिबा, वैसे हम दोनों तो बात कर रहे थे कि मैडम नूरजहां का कौन सा गीत हमारा फेवरेट है, तो हम आई एम श्योर हमारी पब्लिक भी जानना चाहती है कि उनकी जो सबसे छोटी साहबजादी हैं उनको मैडम नूरजहां का कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है, और अगर आप उसकी एक लाइन गुनगुना देंगी मैम तो इट्स वंडरफुल। जैसा कि मैंने अगर गुनगुनाने शुरू कर दिया तो माँ का वहां से कुछ आ जाएगा कि तुम मेरा नाम खराब कर रही हो। कोई बात नहीं मैम, यू कैन ट्राई, हम तस्वीरें उनको बनाती हूँ, याद गाना उन पे करें। छोड़ दिया। जी जी जी। नहीं, मुझे उनके ना डिफरेंट सॉन्ग्स कई वक्त, जैसे ये नहर वाले पुल थे, इतने खूबसूरत जी। खूबसूरत गाने, और ऐसे गाने जिनके एक एक सेंटेंस से हमें कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप गाने के शौकीन हैं या गाना सीखना चाहते हैं तो वो बजाते खुद एक समंदर है वो गाने। कॉम्पोजिशंस खूबसूरत है और गाए इतने खूबसूरत हुए। मगर अभी कल ही मैं सुन रही थी गालिब का मुद्दत हुई है यार यार को मेहमा किए हुए, मुझे बहुत याद आ रही थी वो गजल, तो मैंने कल ही काम करते वक्त लगाई हुई थी। वो बहुत ही खूबसूरत गजल है वो। और नाज़िया साहिबा, वैसे अभी एक आपने ये उनका जुमला मुझे कहा नात कि बहुत मुद्दत पसंद हुई यार को मेहमा किए हुए, तो मुझे एक सवाल मेरे ज़हन में ये आया अभी कि मैडम की, चूंकि हम नूरजहां साहिबा की यादों को ताज़ा कर रहे हैं, तो बचपन में आपको कोई ऐसी महफिल याद पड़ती हो जहाँ पर बड़े बड़े जो उस वक्त के जाइंट्स थे, जो उस वक्त के गुलकार थे, या उस वक्त के जो एक्टर्स थे, और अक्रॉस द बॉर्डर जो लोग उनके मदाद इकट्ठे होते थे, किसी ऐसी यादगार का अगर आप जिक्र करना चाहें? जी जी, कभी कभार हमारे घर पे खाना होता था, दावत होती थी, तो मेहदी हसन साहब आए हुए गाना गाने के लिए, गुलाम अली खान साहब आए हुए, और कई दफ़ा तो एक आध दफ़ा तो ऐसे भी हुआ कि गाना गाने कोई और आया, और उसके बाद माँ ने ज़मीन पे वहीं पे उनके साथ बैठ के कुछ एक दो नगमे गज़लें गा दी। सो देयर बीन सम लवली इंसिडेंट्स लाइक दैट। ज़ेबा मोहम्मद अली अंकल के उनके घर पे एक दफ़ा, मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी, सो कभी कभार ये होते थे महफिलें जिनमें हम बैठते थे, मैंने उनको लाइव रोज़ गाते सुना है। आई हैव बिन सो लकी। मैं तो बचपन से मैंने अच्छी चीज़ सुनी है, उनकी आवाज़ सुनी है। वो सुबह के वक्त बैठ के रियाज करती थी अपने उस्ताद के साथ, बाबा जी जो कि मेरे भी उस्ताद रह चुके हैं। तो रोज़ सुबह या जिस दिन गाना नहीं होता था, क्योंकि कई दफ़ा वो गाना ही उनकी रिहर्सल थी, तो वो और बाबा जी बैठ जाते थे, ऐसा लगता था कि दो पहलवान बैठे हैं दंगल पे। क्योंकि जब वो क्लासिकल अपना गाते थे, और ये सुबह का माहौल होता था घर में कि वो दोनों गा रहे हैं और हम लोग जो भी अपने काम वाम करते फिर रहे होते थे। सो
उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि इंसान बैठ के रिकॉर्ड कर ले, या यू नो यू डिडंट हैव द मीन्स, एंड माँ अपना काम वो खुद से ही रखती थी. बट आई हैव हर्ड सम ब्यूटीफुल म्यूजिक इन माय लाइफ, सो I don't like to be snobbish about it, but yes, I'm very choosy about what I listen to now. Okay. Because of that, क्योंकि आपने अच्छा खाना खाया हो तो फिर आप उसकी तलाश में रहते हैं सारा वक्त. ऐसे ही. अच्छा नाजिया जी, जो माँ होती है वो बच्चों को अक्सर डांटती भी है, और उनकी डांट भी जो है ना वो बच्चों के लिए तो बहुत ही कारामत साबित होती है, फिर बाद में हमें समझ आती है कि माँ बाप का डांटना भी कितना ज़रूरी था और कितना बेहतर था हमारे लिए. तो अगर हम मैडम नूर जहाँ की बात करें तो क्या कभी वो आपको डांटती थी? अगर डांटती थी तो क्या अंदाज होता था, क्या गुस्सा उनको आता था? नहीं, एक्चुअली दूसरी बहनों के शायद कुछ हुआ हो, मेरे साथ उनकी रिलेशनशिप ऐसी थी नहीं. मुझे जैसा कि मैंने आपको कहा, इट सीम्स अननेचुरल, बट उनकी मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई, उनसे मुझे डांटनी पिटी. उनकी हम लोग क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में थे, मैं 6 साल की थी जब मैं बोर्डिंग में चली गई हुई थी, तो जब वो वहाँ पे आती भी थी तो शी वुड जस्ट शावर अस विद लव. और जैसा कि मैंने कहा, शी एंड आई हैड अ कनेक्शन, सो आई अंडरस्टूड. जो कि अनरीजनेबल बातें भी होती थी उनकी, आई यूज्ड टू लेट देम गो, और जो मेरी अनरीजनेबल बातें आई सपोज शी लेट देम गो. मगर उन्होंने क्या किया कि सारी उम्र उन्होंने मेरे वालिद साहब को ये फिगर बना के रखा हुआ था हमारे सामने, जिससे थोड़ा बहुत डरना है और उन्हीं से सारी इजाजत लेनी है. तो शी वॉज नॉट द बैड गाय एट ऑल. वो हर चीज में इजाजत साहब को सामने कर देती थी कि बाप से पूछो, बाप से इजाजत लो, बाप से पूछ के होएगा. हालांकि वो दोनों इकट्ठे नहीं थे. मैं 3 साल की थी जब उनकी अलहदगी हुई, मगर हमारे घर में ये रूल होता था कि स्कूल के बाद अगर मैंने किसी को मिलने भी जाना है तो मुझे अब्बा को फोन करना पड़ता था. सो दे हैड दिस कंस्पिरेसी, दे वर फ्रेंड्स, एंड दे हैड दिस कंस्पिरेसी कि बेटियों को कैसे बड़ा करना है. तो उसके मुताबिक शी वाज नेवर द बैड गाय. उन्होंने हमेशा अब्बा को आगे कर देती थी वो. सो शी मैनेज. और वो बेटियां हुमा जी उनकी दोस्त की तरह थी. सो यू नो बेटियां, शी ऑलवेज वांटेड डॉटर्स. उनके 2 बेटे भी थे, मगर उनको हमेशा शौक बेटियों का था. नाज़िया साहिबा, वैसे आपने ऑस्ट्रेलिया से तालीम हासिल की, फाइन आर्ट्स में आपने डिग्री की, आप खुद आर्टिस्ट हैं, और फिर मैडम नूर जहाँ का जिक्र तो करने की ज़रूरत उस तरह से नहीं है, एवरीबडी नोज हर. तो ये जानना चाहते हैं, अगर औलाद को किसी खास चीज़ का शौक होता है या वो कोई खास डिग्री करना चाहते हैं तो पेरेंट्स की तरफ से एक बड़ी आती है रिस्ट्रिक्शन भी, स्पेशली अगर आप फाइन आर्ट्स या आप इस म्यूज़िक की तरफ जा रहे होते हैं. तो मैडम नूर जहाँ से आपने जिक्र किया होगा ऑब्वियसली अपने बचपन में कि आप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, तो उनका क्या रवैया था या उनकी जानिब से ये सारी कितनी सपोर्ट मिली? एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन आई थिंक उन दोनों की तरफ से, दोनों पेरेंट्स की तरफ से सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की थी. अगर कोई रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि दैट वाज जस्ट अ नो गो एरिया. दे डिड नॉट, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हम में से कोई गाना गाए या कोई एक्टिंग करे या फिल्मों में आए. हालांकि दोनों इस फील्ड से ताल्लुक रखते थे, मगर शायद 80s में ऐसा माहौल नहीं था कि वो चाहते थे कि उनकी बेटियां उस तरफ आएं. प्लस आपके पास जो चीज़ नहीं होती है आप उसको ज़रा इमेजिन करते हैं कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ है और आप अपनी औलाद के लिए वो चाहते हैं. माँ हमेशा चाहती थी कि उनकी बेटियों की यंग एज में शादी हो जाए. उनके दिमाग में होता था बेगम, क्योंकि वो घर में बैठी बेगम बन के, क्योंकि माँ को कभी मौका नहीं मिला था ऐसा करने को. वो सारी उम्र काम करती रही है, तो उनका दिल करता था कि मेरी बेटियां ना राज करें अपने घर में बैठकर. हालांकि हम सब बहनें काम करती हैं, बट दिस इम्प्रेशन के नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं. अगर मनाही थी किसी चीज की, वो सिर्फ आई फील बड़े होते, क्योंकि आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सिंगिंग एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग. मगर मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कभी पूछने की, क्योंकि वो एटीट्यूड ऐसा होता था कि देयर इज अ फुल स्टॉप. ये नहीं कि वो अगर मैं बहुत चाहती तो वो मुझे मना करते, वो ऐसी बात सुनते ही नहीं थे. नाज़िया साहिबा, वैसे कभी इस तरफ जाने का तो सवाल ही नहीं. टॉपिक ऐसा है कि इस पर बेशुमार जो है वो बातें की जा सकती हैं और कई सवालात ऐसे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त जो होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है और हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने नाज़रीन तक पहुंचा सकें. और आपके साथ बहुत अच्छा लगा है गुफ्तगू करके, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई दिल की बात अगर आप करना चाहें मैडम से जो मुंसलिक हो, मैडम से मुताल्लिक हो. चले, मैं दिल की तो खैर बहुत बातें हैं, उनसे रिलेटेड एक फनी स्टोरी सुना देती हूँ. जी जी जरूर. हम लोग छोटे थे, ये किस्सा, हम बोर्डिंग स्कूल में थे, तो बोर्डिंग स्कूल में कोई 200-250 बच्चे पढ़ते थे और हम तीनों बहनों वहाँ पे थे. तो एक दिन हमने क्या देखा कि एक मिनी वैन के अंदर बकरे आए हैं स्कूल. तो पता चला कि माँ ने बुरा ख्वाब देख लिया
Okay. और उन्होंने सदके के लिए बकरे स्कूल ऑल द में। वे टू मरी कॉन्वेंट भेजे थे हमारे लिए। ओके सदके के बकरे मरी कॉन्वेंट आ गए थे। जी तो वो कुछ इस किस्म की माँ थी वो। बिल्कुल नाजिया जी, अंदाजा हो माँ जाता है। बाप और का उनकी प्यार होता तबीयत है, ऐसी यही वो प्यार होता है, फिर बाद में हम यही प्यार मिस करते हैं, ढूंढते हैं। तो बहुत ही आई एम श्योर लविंग मदर थी और आप लोगों को बहुत उन्होंने प्यार दिया, ये कॉन्फिडेंस, ये सारा कुछ जो आज आप लोगों के पास है वो वालिदैन की बदौलत ही है। और मैडम की अगर बात की जाए, she was one of a kind भाई। और आप लोग बड़े बेहतरीन तरीके से उनकी लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं और बस हमारी भी यही दुआएं हैं कि आपका जो काम है वो भी इस तरह से चलता रहे और आप उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते रहें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने आज के दिन की मुनासिबत से सुनो पाकिस्तान को शुक्रिया, वक्त बहुत दिया। शुक्रिया। और ये यकीनन ये भी इंटरव्यू हमारा मेमोरेबल रहेगा, मेमोरेबल बड़ी रहेगा और जबरदस्त बात हमारे हुई। लिए एक ऑनर की बात है कि आज हमने आपके साथ स्क्रीन शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। मैम खुश रहें, जीती रहें, आबाद रहें। जी, और है ना वैसे आज हम लोगों ने मैडम नूरजहां को जो ट्रिब्यूट पेश किया है, तो अगर आप कोई एक लाइन उनकी गुनगुना दें, तो जो आप गाना मुझे पता है। आप कौन से वाला? हाँ, आप गुनगुनाइए, मैं आपकी हेल्प करती ब्रेक हूँ। पे जाते जाते गुनगुना देते हैं। सोने दी तबीयत नहीं। इतना बड़ा गाना मैं तो ये जसारत नहीं कर सकती, आप गाएं तो मैं उसके साथ थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकती हूँ। जी गाएं आप। जे मैं हुंदी ढोलना ढोलना सोने दी तबीयत नहीं। वैसे ये गाना आपको गाना चाहिए था, मैं सोने की तबीयत नहीं टिंग बस कर सकती हूँ, मैं गा बिल्कुल भी नहीं वापस सकती। आएंगे जी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और वो लड़कियां जिनकी शादियां इस सीजन में तय हैं, उन्होंने खूबसूरत नजर आने के लिए खुद पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है। किसी ने स्मार्ट नजर आने के लिए जिम ज्वाइन कर लिया है, तो किसी ने डाइटिंग शुरू कर दी है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा किसी ने डाइनिंग रूम में एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। डाइनिंग रूम में फिर एक्सरसाइज नहीं हो। और जी, अब वो लोग जिनकी शादियां करीब हैं, उनको क्या क्या करना चाहिए इस छोटे अरसे ऑब्जेक्शन में? ऑब्जेक्शन पहली बात तो ये शादी जो है ना वो दो लोगों की होती है, सिर्फ लड़कियों की नहीं होती। तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि क्यों ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि लड़कियां स्मार्ट नजर आना चाहती हैं, लड़कियां भी स्मार्ट खूबसूरत नजर आना चाहते हैं, लेकिन वो ज्यादातर ये चीज एसोसिएट खवातीन के साथ कर दी नहीं जाती नहीं है ना। नहीं, ये वाली हमें, मुझे लगता है डिफरेंस जो हमने बीच में हम ये क्रिएट किया हुआ है, इसको हम खत्म करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि लड़कों को भी कैसे खूबसूरत बिल्कुल, नजर आना बिल्कुल, चाहिए, क्या वो डाइट है जो उनको खानी चाहिए, कैसे वो स्मार्ट हो सकते हैं और गोरा रंग उनका भी हो सकता है। तो आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हम सबकी बहुत ही फेवरेट डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहिबा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। डॉक्टर साहिबा, यू नो व्हाट आई मीन। डॉक्टर साहिबा, आप ये पूछना चाह रही हैं कि आपकी भी शादी करीब है? वेल इस पे तो मैं अभी नहीं पूछ सकती, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। बट मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहिबा कि जो खवातीन मर्द हजरात शादी के ख्वाहिशमंद हैं या उनकी शादी करीब है और फिर ख्वाहिशमंद है? जी जो नहीं, करना जिनकी भी करीब चाह है। रहे हैं ना, जो करना भी चाह रहे हो, ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर डॉक्टर साहिबा ने पिछली दफा ये कहा कि जी 2 महीने हैं, हमें पतला कर दो। तो भाई आप अगर ख्वाहिश रखते हैं और आपकी कहीं फ्यूचर नियर फ्यूचर में शादी है, चाहे साल भी रहता है, तो अपना ख्याल रखना अभी से शुरू कर दें। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए जब आप करते हैं ना, हरी डालते हैं किसी भी काम में, तो वो काम हमेशा खराब होता है। आप सिंपल से इसकी एग्जांपल ले लें, आपने रेडी होकर कहीं जाना है, एग्जैक्टली आप कैसा रेडी होंगे, और आपने बड़े आराम से रेडी होकर कहीं जाना है, वो कैसा आप रेडी होंगे। आपने खाना बनाना है, जल्दी से आप उसको बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिरयानी बन रही है, जल्दी जल्दी बन रही है कि गेस्ट आ रहे हैं या किसी ने घर में खानी है, और बिरयानी आराम सुकून से उसको दम लग रहा है, उसकी लेयर्स लग रही हैं, तो उसका क्या टेस्ट होगा। एग्जैक्टली द सेम केस कि इंसान जो है, अगर वो 1 साल 2 साल में अपना वजन कम कर रहा है, अपने आप को जो है वो इन्हांस कर रहा है उसमें, और एक बंदा जो कहता है कि जी 2 महीने में 30 किलो वजन कम करा दें, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस दोनों में। जल्दी जल्दी में वजन कम हो जाता है, लेकिन वो कैसा वजन कम होता है, बाउंस बैक कितना करता है, हर बॉडी पे किस तरह से वो वेरिएंट होता है, वो हम देख ही लेते हैं। और वो हेल्दी भी नहीं है बिल्कुल। Exactly. अगर हम हेल्दी वेट लॉस की बात करें और अगर हम वेट लूज करने की जब बात करते हैं, तो हम ज्यादातर बिल्कुल जिस अजीम ने भी कहा कि खवातीन से इस चीज को जोड़ते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो ज्यादा जो है ना कॉन्शियस होती हैं अपनी अपीयरेंस को लेके। तो व्हाट डू यू रेकमेंड, कैसी डाइट उनको खानी चाहिए? क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो फिर आप स्ट्रेस ईटिंग बहुत ज्यादा बिल्कुल। करते हैं, आप अक्सर पैनिक बाइंग कर रहे होते हैं, साथ साथ आप स्ट्रेस ईटिंग कर रहे होते हैं। Exactly. तो व्हाट्स योर कमेंट अबाउट इट, क्या खाना चाहिए, हम क्या खाएं?
अच्छा, मजे की बात ये है कि मैंने बहुत सारी अपनी पेशेंट्स और लड़कियों में देखा है कि वो अपना जो साइज होता है ना उससे 3-4 इंच छोटा अपना साइज बनवाती हैं कि तब तक तो हम पतले हो ही जाएंगे, लेकिन जब वो नहीं होती और वो लास्ट मोमेंट पे जो हड़बड़ी मच रही होती है ना कि ड्रेस जो है वो पूरा एग्जैक्टली और लड़कों में भी जैसे अजीब फिर कहेंगे कि लड़कों की शेरवानी को 2 to 3 इंचेस टाइट रखवाया जाता है फ्रॉम शोल्डर्स के हम इतना तो लूज कर ही लेंगे। हालांकि लड़कों को ये सोचना चाहिए कि लड़कियों में भी इवन अच्छा दोनों की मैं ये बात करना चाहूंगी, बजाय इसके कि वजन कम करें हमेशा ये सोचें कि मसल गेन कैसे करना है। फैट लॉस करें, मसल गेन करें। हम हर वक्त जब चलते हैं ना, आपने देखा होगा एग डाइट है, बनाना डाइट है, जूस डाइट है, पानी डाइट, फलानी, हर डाइट जिसके साथ डाइट है वो आपके लिए गलत है। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि हम लोग इतना हेल्दी अनहेल्दी खाते हैं और इतने अनहेल्दी इन्वायरमेंट में रहते हैं कि जो बंदा हम में से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, नट्स की तरफ जाते हैं हम कहते हैं ओह माय गॉड ये तो डाइटिंग पे है। डाइटिंग पे है कि हम इतना ज्यादा अपनी लाइफस्टाइल खाना शुरू हो गए हैं कि कोई क्लीन ईट करता है तो हमें लगता है ये डाइटिंग कर रहा है। बिल्कुल, कि हमने अपने कॉन्सेप्ट्स इतने गलत कर लिए हैं। अब देखिए आपको ये पता है सिर्फ शादी वाले हजरात एक्साइटेड नहीं होते वेट लॉस के लिए, जिन लोगों ने उस शादी में जाना होता है ना, बहनें भी एक्साइटेड होती हैं, बिल्कुल भाई भी एक्साइटेड होते हैं। वो सब जो है वो ज्यादा तैयारी में होते हैं कि हमने जो है वो अपना वजन कम करना है। अब वजन कम करने में स्ट्रेस जो है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है वजन कम ना होने देने में। अच्छा, बिल्कुल, आपके हार्मोन्स बैलेंस होना आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जब स्ट्रेस हार्मोन ऊपर जाता है आपका वजन बढ़ने के लिए जो हार्मोन है वो भी ऊपर जाता है। तो अगर आपने अपने वेट को कम करना है, मैनेज करना है, बैलेंस करना है तो आपको अपने हार्मोन लेवल, स्ट्रेस लेवल को भी कम रखना पड़ेगा। और हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जी हम बहुत स्ट्रेस में थे, हमारा वजन कम हो गया। अच्छा, स्ट्रेस से जो आपका वजन कम होता है ना वो आपका सिर्फ वाटर वेट लॉस होता है या मसल लॉस होता है और उसका कोई फायदा नहीं है आपको। अगर आपका मसल लॉस हो गया है तो आप ये बिलीव करें कि आपको वही मसल गेन करने में तकरीबन 6 महीने लग जाएंगे। आपको सिर्फ ये लग रहा होता है कि हमने, अच्छा जो जिम जाते हैं हम उनको सिर्फ इस नजर से देखते हैं वजन कम करने गया है, भाई वो सिर्फ वजन कम करने नहीं जा रहा होता, वो अपनी बॉडी को मेंटेन करने भी जा रहा होता है। मैं सिर्फ जिम को ही प्रेफर नहीं करती, आप घर पे एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, मेडिटेट करें, वॉक करें। वॉक करना तो सबसे आसान है। तो डॉक्टर ज़ैनब, मसल गेन सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है फॉर मैन? अगर जाहिर है शादी के लिए अगर वो भी चाहते हैं कि हैंडसम दिखें और वो, सबसे पहले तो एक्सरसाइज उसको इनकॉर्पोरेट अपनी डाइट में जरूर करें। उसके बाद आप क्या खा रहे हो वो ऑफ कोर्स आपकी डाइट और एक्सरसाइज में नजर आएगा कि जी आपकी बॉडी पे वही चीज लगेगी। अब अगर आप ये कहो कि मैं दिन के 4 बर्गर्स खाऊं, सुबह हलवा पूड़ी खाऊं, पाए निहारे खाऊं और मेरा जो है वो मसल गेन हो, तो मसल गेन नहीं होगा, फैट गेन जरूर हो जाएगा, जरूर होगा। ठीक है, और आपको लगेगा ओ माय गॉड मैं जो है ना बॉडी बिल्डिंग शायद कर रहा हूँ, बल्कि हो रहा हूँ। वो बॉडी बिल्डिंग नहीं हो रही होती, वो सिर्फ फैट बढ़ रहा होता है बॉडी। ठीक है। अब मसल बिल्ड करना किसको कहते हैं? मसल बिल्ड करना ये कहते हैं आप प्रॉपर प्रोपोर्शन में अपनी जो कैलोरीज हैं उनको डिवाइड करें, जिसमें आप प्रोटीन का पोर्शन अच्छा लें। अब प्रोटीन के जो सोर्सेज हैं वो आपके नट्स हो सकते हैं, आपका मीट हो सकता है। रेड मीट जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है आपके आयरन को भी पूरा करने में, क्योंकि जब आप वेट लॉस की तरफ स्पेशली चलते हैं तो आपका एनीमिया की तरफ जाने के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। एनीमिया हम कहते हैं जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। जो हम अक्सर कहते हैं तुम्हारा चेहरा बहुत पीला हो गया है, पीला वो अक्सर तो चले कपड़ों का भी रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन पीला होना इज समथिंग, अगर आपने बगैर मेकअप फेस वॉश किया और आपको वाकई लग रहा है कि आपकी फेस जो है वो पिलाहट की तरफ जा रहा है, तो आप कुछ चीजें सिंपली अपनी डाइट में ऐड करें। आपका जो रेड ब्लड सेल काउंट है वो भी अच्छा हो जाएगा और आपका चेहरा भी ग्लो करेगा। कौन सी चीजें हैं वो? एप्पल, बीटरूट, रेड मीट, किडनी बीन्स जिनको हम लोबिया भी कहते हैं, उनको भी डाइट में ऐड करें। उसके अलावा खजूरें बेस्ट रोल प्ले करती हैं। आप सीड्स जो हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर सनफ्लावर सीड्स आते हैं, पंपकिन सीड्स, सारे सीड्स जो हैं उनको जरूर इंक्लूड करें। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, अब खजूरों के बारे में भी ये तस्वुर किया जाता है कि गर्म होती हैं काफी, तो वो हम कितना जो है अच्छा देखिए, खजूर जो है ना
अगर आप 2 से 3 पूरे दिन में खा रहे हो तो वो गर्म नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कहो 15 सुबह 15 शाम तो वो गर्म है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इवन एंड ऑड नंबर्स वाली भी कोई गेम है कि भाई आपने ऑड नंबर में नहीं खानी खजूर, आपने इवन नंबर में अच्छा, खानी ये है केले आपने के बारे में भी कहा जाता हाँ है, जी। बनानास के बारे में कि आप तो 2 खाएं, 1 ना खाएं। एक ना खाए, तो हाउ ट्रू इज दिस? ऐसा कुछ जो है ना वो साइंस प्रूव नहीं करती। मैं इस चक्कर में 2 केले खा लेती हूँ कि मतलब एक तो खाना इज नॉट गुड जी, एक आपके लिए calories healthy and effective ज्यादा हो नहीं है। खाने चाहिए। 2 खाने अच्छा चाहिए। ये भी मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग जो है ना वो 2 केलों को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप 2 केले खाते हो ना आप एक अच्छी खासी डेंस एनर्जी अपनी बॉडी में ले जाते हो। जब आप एक लेके जाते हो उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं आती। हम अपने बच्चों को स्पेशली उस चीज में लगाने के लिए, नहीं बेटा 2 खाओ, तो वो 2 खाओ, बेटा ने खुद भी वही किया, अपने बेटे को भी वही कराया, अगले के बेटे को भी वही और कराया। अब नस्लों दर नस्लों ये चलता रहा। कॉन्सेप्ट चलता रहा। Exactly. अच्छा, हम इस सारी उसमें ये भूल जाते हैं, डिबेट जब हम कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, या जब हम शादी की बात करते हैं, जब शॉपिंग चल रही होती है, हम खा तो फिर भी लेते हैं क्योंकि हमारी एपेटाइट जो है ना वो हमें भूख हमें फील होती है। प्यास अक्सर लगी नहीं रही होती और आगे मौसम चूंकि बेहतर हो रहा है, ठंड होने जा रही है, तो प्यास ऐसी चीज है जो जब तक ना लगे, हमारी कौम तो पानी नहीं पीती भाई, हम नहीं पीते और सारा सारा दिन गुजर जाता है। तो हाउ गुड वाटर इज फॉर आवर स्किन, फॉर आवर नेल्स, फॉर आवर हेयर, क्योंकि जब तक हम उसके फवायद नहीं बताएंगे ना, लोगों ने नहीं पीना। पानी आप समझे 75% जो है आपकी बॉडी का हिस्सा है, ठीक है, बाकी 25% है सारा कुछ। अब अगर आपकी किडनीज ने वर्क करना है उसे पानी चाहिए, लिवर ने काम करना है पानी चाहिए, हार्ट ने काम करना है पानी चाहिए, लंग्स ने काम करना है पानी चाहिए, इवन ब्रेन ने काम करना है तो उसको भी पानी चाहिए। अगर आप पानी अपनी बॉडी में नहीं डालते हो और सिंपली डिहाइड्रेशन होती जाती है, तो आप बजाय कुछ अच्छा दिखने के, अच्छा लगने के, आप फेंट होना शुरू हो जाते हैं। अब मैं इसकी एक सिंपल स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ कि अगर आप शॉपिंग में होते हो, सारा दिन टाइम नहीं मिलता पानी पीने का, नहीं आप कर पाते, आप सुबह अपनी वॉक के लिए निकले, जिसकी भी शादी है नहीं है, अपनी हेल्थ को जो है वो अच्छा करने के लिए फजर की नमाज पढ़े, नमाज के फौरन बाद वॉक के लिए निकलें। वॉक करने जाने से पहले, बेशक नमाज पढ़ने से पहले, एक बॉटल पानी की लें, उसके अंदर 2 चम्मच चिया सीड्स या तुहम लंगा दोनों यूज किए जा सकते हैं, उनको भिगो कर रख दें। जब वॉक करने जाए उसको साथ लेकर जाएं और घूंट घूंट पिए। एग्जैक्टली, वापस आते तक आप उसको बॉटल को पूरा खत्म कर चुके हैं। अच्छा, अब इससे होगा क्या, आपका जो चिया सीड्स है, तुहम लंगा है, ना सिर्फ पानी पूरा करता है बल्कि आपके खाने की जो एक डिजायर होती है, आपकी एपिटाइट होती है, उसको भी कंट्रोल करता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस हमें वो देता है। एग्जैक्टली, वेट लॉस भी हो रहा होता है और उसके साथ साथ आपको ये दे रहा होता है कि आपने कुछ अच्छा किया है। एग्जैक्टली, आपको ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। अच्छा जब डॉक्टर आप ज़ैनब, आप जो डाइट प्लान बता रही हैं, एक तरह से ये जो चीज़ें आप बता रही हैं, अब ये चीज़ें उनको खानी चाहिए जो वेट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर ये कितना अरसा ये चीज़ खाते रहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस ना हो जाए, या ये आपका वेट एक खुद ही ऑटोमेटिकली मेंटेन रखते हैं जितना एक्चुअली में होना चाहिए? अच्छा देखें, हम लोगों का ना एक अलमिया है कि हम लोग एक चीज को स्टिक ज्यादा देर करते ही नहीं है। अगर मैं आपको कहूंगी ना कि आपने डेली ऑमलेट खाना है, आप नहीं खाओगे। 2 से 3 दिन खाने के बाद आप कहोगे डॉक्टर तो पागल है, इसने तो एम ही बोल दिया था, आप नहीं खाएंगे। हालांकि अंडे के जितने बेनिफिट्स हैं, आप पूरा हफ्ता भी उसको खाएं, आप डिफरेंट वेरिएशंस में खा लें, बॉइल्ड कर लें, उसको फ्राई कर लें, उसको ऑमलेट बना लें, वेजिटेबल्स डिफरेंट कर लें, उनको ऐड ऑन कर लें, आपकी वेरिएशन जो है ना वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अब जिन लोगों ने वेट लॉस के लिए इसको डाइट प्लान को स्टार्ट करेंगे ही, वो आप ये समझें कि अगर हम उनको कहेंगे ना 1 महीना इसको फॉलो करना है, मैक्सिमम 20 दिन होगा, उसके बाद नहीं होगा। और उसके अंदर भी चीट मील्स आएंगी तो उतना वजन कम पहले आप करेंगे ही नहीं। और अच्छा, डाइटिशियन का रोल या न्यूट्रिशनिस्ट का रोल जो यहाँ पे मैं समझती हूँ वो ये होता है कि आप जो है बहुत जल्दी ट्रैक से डिट्रैक हो जाते हो, उतर जाते हो। आपको ट्रैक पे वापस लाने का काम जो है ना वो आपको कोई बंदा चाहिए होता है जो करे, तो वो न्यूट्रिशनिस्ट आपकी लाइफ में कर देता है। बिल्कुल। अब जिसकी शादी है उसने अपनी जो है वो पूरा समझे कपड़े भी बनाने हैं, अपना फर्नीचर भी बनाना है, अपने आप को भी मेंटेन करना है, अपनी सर्विसेज भी लेनी है, घर वालों के भी, हर चीज को मैनेज करते हुए आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि आपको समझ ही नहीं आता कि खाना क्या खाऊं, किस तरह से खाऊं। फिर इसमें हम स्पेशल मील प्लान्स जो है ना वो जैसे ब्राइडल के नाम से हम जो है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं कि अगर आपने ब्राइडल जो है वो हमारे सेशंस और वो चीजें लेनी है तो उसमें मैं स्पेशली ये करती हूँ कि आप हर मील का पूछ सकते हो जी। ओके, ये नहीं है कि आपको जी एक बार प्लान दे दिया गया आपने वो करना है, नहीं। आपने अगर नाश्ते में भी कुछ खाना है आप पूछ सकते हो। वैसे आपके पास एक आइडियल प्लान गिवन है, आप उसमें से कुछ खाना चाहो वेल एंड गुड, नहीं
तो आप पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है। नाश्ता ये दोपहर बिल्कुल, ये आप रात बिल्कुल ये। सही कह रही हैं कि आप हर कैटेगरी को केटर करने के लिए स्पेसिफिक प्लान्स बनाती हैं और फिर उनको आप डेली बेसिस पे भी केटर करती हैं कि अगर Exactly. खाने में ये दिल नहीं करा तो वेरिएशन क्या होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आज हमने तफसील से बात की उन ख़वातीन और मर्द हजरात के बारे में जिनकी शादियाँ जस्ट राउंड द कॉर्नर और वेडिंग सीजन आने वाला है। हमारी कोशिश रहती है कि प्लेटफॉर्म से हम हर टॉपिक पे बात करें, तो अगर आपके भी कोई कंसर्न्स हैं, कोई इश्यूज हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं हमें। और अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं जी, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अब देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी का आज यौम पैदाइश है। उनकी पैदाइश के 3 माह बाद ही उनकी वालिदा शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो दुनिया की जो पहली खातून वजीर आजम बनी। और फिर बिलावल ने 2012 में बाकायदा तौर पर कराची के बहुत बड़े जलसे से अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया और वो पाकिस्तान के एक कामयाब वज़ीर ख़ारजा के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आज चूँकि उनका यौम पैदाइश है तो इस हवाले से हमारी तरफ से एक स्पेशल ट्रिब्यूट टू बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और यकीनन जो बतौर वज़ीर ख़ारजा उनका टेन्योर रहा है वो खासी अहमियत का हामिल है। इस बारे में जिक्र करना ज़रूरी है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो एक कोई साख पाकिस्तान की बहाल हुई है। एंड ही इज़ अ यंग लीडर। अगर हम बात करें यूथ में से, अगर हम कहते हैं कि इतने यंग आजकल लीडर सामने आ रहे हैं, तो ही इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स वी हैव। और अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाती है तो ही इज़ द फ्यूचर ऑफ पीपल्स पार्टी। और हम सबको, नौजवानों को इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और जब आपने बात की फॉरेन मिनिस्टर की, तो भाई एक बहुत बड़े ओहदे पर मैं कहती हूँ ये इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही अच्छे तरीके से बखूबी सर अंजाम दी। कुछ मामलात को इन्होंने इतने मैच्योरली हैंडल किया। मतलब जब ये वजीर खारजा थे तो उस दौर में हमने देखा कि इनका गोवा का एक टूर था जहाँ पर जो फजा थी उस वक्त बड़ी ही सख्त करख्त बनी हुई थी क्योंकि इंडियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान कौन नहीं जानता है। तो जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस स्मार्टनेस के साथ और जिस पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करते हुए जिस तरह से उन्होंने उस सिचुएशन को हैंडल किया उनको बड़ी पजीराई मिली इस मामले पर भी। और मुझे एक इनका बचपन का एक इंटरव्यू याद पड़ता है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का यूट्यूब पर भी है, वो मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जब वो बच्चे थे तो जो होस्ट हैं उन्होंने जब सवाल किया बिलावल से, यंग बिलावल से कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या आप भी बड़े होकर सियासत करना चाहते हैं, तो बिलावल का जो जवाब था वो एक शॉकिंग भी था, बड़ा इंटेलिजेंट आंसर था उनका। और उन्होंने ये बताया कि वो एक्चुअली सोशल वर्कर बनना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि उनको सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो लेगेसी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भुट्टो फैमिली के, तो उन्हें ये सियासत तो ज़ाहिर है करनी पड़ी, लेकिन जो एक्चुअली में डीप डाउन उनकी फीलिंग है और जो एक बचपन के बिलावल की फीलिंग है, बिल्कुल वो बचपन से जो उनके माइंड में कॉन्सेप्ट है कि वो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। और हमने देखा भी जब वो फॉरेन मिनिस्टर बने तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बखूबी अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दी और बहुत मैच्योरिटी से सारे जो है ना वो इंटरनेशनल अफेयर्स को हैंडल किया। बहुत सारे इंटरनेशनल टीवी चैनल्स को उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। और ये बहुत बड़ी एजाज़ की बात होती है कि जब आपके फॉरेन मिनिस्टर इस तरह के अफेयर्स को, सीरियस अफेयर्स को, इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत अच्छे से बखूबी हैंडल करें। तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें हैं। अगर हम अपनी बात करते हैं, हम भी, हमारा शुमार भी यूथ में होता है, यूथ में बिल्कुल, और फॉरेन मिनिस्ट्री ही नहीं बल्कि इटसेल्फ सिंध के अंदर भी अगर आप देखें तो कुछ जैसे जो सैलाब ज़दगान थे वो खासे परेशान थे, तो उनके लिए इन्होंने एक मंसूबे का आगाज़ किया बाकायदा। और फिर हेल्थ का जो शोबा है उसमें भी खासे इक़दाम हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। गम्बर्ड हॉस्पिटल जो है उसमें एक सर फहरिस्त एक प्रोजेक्ट है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अजीम। और मुझे लगता है एजुकेशन और फिर फैमिली की जो अपब्रिंगिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड पिवटल रोल प्ले करती है। तो ना एक जरा अपने स्टाइल में हैप्पी बर्थडे कह दें। जी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मिस्टर बिलावल। आज के लिए बर्थडे। जी जी जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अभी हम लेंगे इजाजत, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अजीम राना को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।